हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे पावर इन एसी सर्किट्स। पावर, राइट? ओके, लेट्स फर्स्ट इमेजिन ए सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक है, एक बार इसको इमेजिन करते हैं। तो ये हमारे पास सीरीज एलसीआर सर्किट है। एक ऑल्टरनेटिंग जनरेटर है, ये हमारा जनरेटर है, एसी जनरेटर, जो कि हमारा सोर्स का काम करे। सर्किट में एक रेजिस्टर है, एक इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है। ये क्या करता है? दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी सर्किट में देता है। दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सर, अगर इस जनरेटर ने इस सर्किट को एनर्जी दिया तो एनर्जी गया कहां पर? राइट? देखो, जो भी एनर्जी सप्लाइड होता है उसका कुछ पोर्शन कैपेसिटर में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर हो जाता है। कुछ एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में इस इंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर स्टोर हो जाता है। एंड द रिमेनिंग एनर्जी is dissipated by this resistor. The remaining energy is converted into thermal energy and released into the environment by this resistor. तो अगर मैं तुमको सिंपली पूछूं कि भाई साहब ये बताओ कि इस सर्किट में कौन सा एलिमेंट एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, उसका जवाब होगा सर सिर्फ ये जो रेजिस्टर है यही एनर्जी कंज्यूम करता है। Why? What about capacitor? What about inductor? यार कैपेसिटर इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है, वेस्ट नहीं करता। रेजिस्टर क्या करता है? सर्किट में जो एनर्जी दिया जाता है उस एनर्जी को बाहर एनवायरनमेंट में भेज देता है, थर्मल एनर्जी के फॉर्म में। तो यहाँ पर अगर कोई भी पावर कंज्यूम हो रहा है, पावर इन एन एसी सर्किट, पावर कंजम्पशन इन एन एसी सर्किट, वो कौन कंज्यूम कर रहा है? रेजिस्टर कर रहा है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो यहाँ पर द रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन या पावर कंजम्पशन के बारे में अगर हम बात करें, इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में अगर हम बात करें, सो लेट अस से एट दिस इंस्टेंट मैं मान लेता हूँ कि करंट जो है अभी सर्किट में, उसको मैंने ऐसा लिख दिया, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है ना? तो व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेशन? ध्यान देना, इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेशन थ्रू द रेजिस्टर एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। मुझे पता है कि अगर इसके थ्रू आई करंट फ्लो करता है तो डिसिपेशन क्या होता है? दैट इज आई स्क्वायर इनटू आर। इज दैट क्लियर? इसको हम सजा के कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखना, दैट इज आई नॉट स्क्वायर, मतलब बेसिकली ये जो आई का वैल्यू है इसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया, दैट इज साइन स्क्वायर, और यहाँ पर क्या, दिस इज ओमेगा टी प्लस 5 आई स्क्वायर इनटू आर। सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर व्हिच इज बीइंग डिसिपेटेड। इज दैट क्लियर? समझ में एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम। अभी हम ये निकालेंगे, ऑब्वियसली यार, ये जो पावर डिसिपेशन वो टाइम के साथ क्या होगा? चेंज होगा। तो इट्स ऑब्वियस कि हम एवरेज पावर कंजम्पशन निकालेंगे कि एवरेज पावर कितना कंज्यूम हो रहा है। एंड इट्स वेरी सिंपल, राइट? तो हम ऊपर क्या लिख देंगे? इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, रैसे ओवर वन फुल साइकिल, जीरो से लेकर कैपिटल टी तक, जीरो से लेकर कैपिटल टी तक। ये एवरेज निकालने का फॉर्मूला समझ में आया ना? फॉर एग्जांपल, अगर मैं वेलोसिटी का एवरेज पूछूं तो ऊपर क्या लिखोगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कि v इंटू डी टी होता है डिवाइडेड बाई टाइम जो कि इंटीग्रेशन ऑफ डी टी होता है। इज दैट क्लियर? सिमिलरली अगर पावर का एवरेज पूछे तो p इंटू डी टी डिवाइडेड बाई डी टी, यही फॉर्मूला यूज करना है। इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है ना? अभी देखना ध्यान से, अभी यहाँ पर अगर मैं पावर का वैल्यू पुट करते हैं एट दिस इंस्टेंट जो पावर है, तो मैं क्या लिख दूंगा? दिस इज आई नॉट स्क्वायर, दैट इज, ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 आई स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी डिवाइडेड बाई, इसको मैं कैपिटल टी लिख देता हूँ, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेकर कैपिटल टी तक। ओवर वन फुल साइकिल हम निकाल रहे हैं कि कितना पावर कंज्यूम हो रहा है। सो देखो यहाँ पर आई नॉट स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाई टी, ये आराम से बाहर रह जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा जीरो से लेकर कैपिटल टी तक, दिस इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 इंटू डी टी। और ये इंटीग्रेशन मैं करूँगा नहीं, बिकॉज मैं बहुत बार तुम लोगों को ये बता चुका हूँ कि साइन स्क्वायर का फुल साइकिल में इंटीग्रेशन क्या होता है? हाफ। तो टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या होगा? t/2 होगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख लेते हैं, दैट इज आई नॉट स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाई टी हो गया, और यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? t/2। इज दैट क्लियर? ओके, तो अभी अगर हम इसको सजा के लिखते हैं, दैट इज आई नॉट बाई, मैंने यहाँ पर √2 लिख दिया, इसका होल स्क्वायर इंटू आर लिख दिया। एक ही चीज़ है, करेक्ट? अच्छा, आई नॉट बाई √2 को हम क्या लिख सकते हैं? आई आर एम एस लिख सकते हैं। दैट इज, इन दिस केस क्या आ जाएगा? देखो, आई आर एम एस द होल स्क्वायर इंटू आर, राइट? This is not very similar to the formula P equal to I square into R.
इट्स वेरी सिमिलर टू दिस फॉर्मूला और ये एक्सपेक्टेड है यार। देखो आई आर एम एस क्या था, याद है ना आई आर एम एस का डेफिनेशन क्या था? दिस इज द वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट स्टेडी करंट व्हिच शुड प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट, राइट? तो आई आर एम एस इज नथिंग बट ए कांस्टेंट करंट, और अगर इसको मैं रेजिस्टर के थ्रू पास कराऊंगा तो एक्सप्रेशन तो आई स्क्वायर इंटू आर जैसा ही आएगा। ठीक है, इसको लिखो, इसके बाद में इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं वो बताऊंगा। ठीक है, ओके, एक मिनट। ओके, ठीक है, तो अभी इस एक्सप्रेशन को और थोड़ा लिखते हैं। ठीक है, तो हमने ये निकाला कि एवरेज पावर का जो एक्सप्रेशन है दैट इज इक्वल टू व्हाट, आई आर एम एस द होल स्क्वायर इंटू आर। वेरी सिंपल फॉर्मूला टू रिमेंबर, आई स्क्वायर इंटू आर हमको तो याद ही रहता है। अभी इसको थोड़ा सा बदल के लिखते हैं, ये देखो आई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू आर लिख सकते हैं, देखते रहना। ठीक है ना, और यहाँ पर जो आई आर एम एस उसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज वी आर एम एस बाई जेड लिख सकते हैं, याद है ना ये फॉर्मूला। और यहाँ पर हमने क्या लिख के रखा, आई आर एम एस इंटू आर लिख के रखा। अभी मैं तुमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जिसको हम कहते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ इम्पीडेंस ट्रायंगल। आई होप सो तुमको एक हमारे सर्किट का जो रिजल्टेंट इम्पीडेंस था दैट इज जेड, जेड का वैल्यू याद है, जेड का वैल्यू कितना था, दैट इज रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर, ये था। इसका नाम एक ट्रायंगल बना के इस चीज़ को याद रख सकते हैं। कैसे, देखो हमको याद है ना कि वी आर जो है वो यू नो इफ अगर मैं करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, दोनों के अक्रॉस फेज डिफरेंस कुछ था नहीं, तो अगर मैं वी आर को इस तरफ मान सकता हूँ, यू कैन कंसिडर वी आर अलॉन्ग दिस केस, और करंट जो है वो भी इसी तरफ होगा, एंड करंट इन कैपेसिटर ऑलवेज लीड्स द वोल्टेज, तो हम यहाँ पर वी सी लिख सकते हैं और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी एल आ जाएगा। तो इसी से इंस्पायर्ड होके, इसी चीज़ से इंस्पायर्ड होके देखो वी एल जो पीक वैल्यू है उसको हम आई नॉट इंटू एक्सएल लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या, चलो मैं लिख देता हूँ, दैट इज आई नॉट इंटू एक्स सी लिख सकते हैं। अगर आई नॉट को मैं पीक वैल्यू मानता हूँ इंटू एक्सएल लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आई नॉट इंटू आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो रिलेटिवली अगर मैं कंपेयर करूँ, मैं यहाँ पर एक्सएल आर और एक्स सी का एक ट्रायंगल बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पर हमने ट्रायंगल बनाया है, बनेगा जैसे इस तरफ क्या वेक्टर बचेगा, वी एल माइनस वी सी, यहाँ पर आर बचेगा, वी आर बचेगा, जैसे एक ट्रायंगल बनेगा। अगर मैं बनाऊँ तो दिखने में कैसा होगा, ध्यान से देखो, इट विल लुक लाइक दिस। तो इस तरफ वी आर की जगह हम क्या प्लॉट कर देंगे, आर प्लॉट कर देंगे। वैसे इस तरफ वी एल जो है एक्सएल जो है एक्सी से ज़्यादा है, तो इस तरफ कितना आ जाएगा, दिस इज एक्सएल माइनस एक्सी, और इनका जो रिजल्टेंट होगा, ध्यान देना, इनका जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का, इसको हम जेड कहेंगे। क्या कहेंगे, दिस इज जेड। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये जो रिजल्टेंट है, ये जो इस तरफ रिजल्टेंट आया, ये वी होता है ना हमारा पीक वोल्टेज जो है, रिजल्टेंट वोल्टेज जो आएगा वो वी है, और करंट के बीच ये जो एंगल है इसी को हम फेज डिफरेंस कहते हैं। डू रिमेंबर दिस, वोल्टेज एंड करंट के बीच का जो एंगल है उसी को हम फेज डिफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पर V जिस तरफ है Z भी उसी तरफ होगा, VR जिस तरफ है R को भी हम उसी तरफ माना, तो इस एंगल को भी हम क्या मान लेंगे, फाई मान लेंगे। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? तो यहाँ से हम cos फाई को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, cos फाई कैन बी रिटन एज बेस बाई हाइपोटेन्यूज, दैट इज R बाय हम क्या लिख सकते हैं, Z लिख सकते हैं। देखो कंफ्यूज मत होना, ये फेजर डायग्राम तो मैंने तुमको समझाया था, राइट? कि अगर मैंने करंट इस तरफ माना, वी आर भी इसी तरफ मानूंगा, वी एल ऊपर होगा, वी सी इधर होगा, यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। और मैंने ये भी कहा था कि इन तीनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पीक वोल्टेज को, हमारा जो अल्टरनेटिंग जनरेटर है, जो एसी जनरेटर है, उसका जो पीक वोल्टेज है उसको रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज वी। ठीक है ना? तो वोल्टेज एंड करंट के बीच का जो एंगल है उसी को हम फेज डिफरेंस कहते हैं। तो इसी डायग्राम से हमने ये डायग्राम बनाया, दिस इज आवर इम्पीडेंस ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पर मैं एक्स एल माइनस एक्स सी लिख सकता हूँ, इसी को हम इम्पीडेंस ट्रायंगल बोलते हैं। और ये जो फाई है, cos फाई को हम क्या लिख सकते हैं, आर बाई जेड। ठीक है, अभी इसी चीज़ को हम और एक बार यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम जो एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे थे, देखो यहाँ पर है। अभी देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, दैट इज वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, एंड आर बाई जेड को हमने जैसे लिखा है यहाँ पर cos फाई लिख सकते हैं। So this is one more way of writing the expression for average power. Is that clear? This is one more way of writing the expression for average power. इतना लिखो, फिर आगे बढ़ते। ओके, तो यहाँ पर ये जो cos फाई है इसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। एक तो ये समझो, और सेकेंडली जो है, वी ऑल नो कि cos प्लस फाई हो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, cos ऑफ माइनस फाई।
दैट मीन्स फेज कांस्टेंट का ये जो फाई है, फाई दैट इज आवर फेज कांस्टेंट, इसका साइन क्या है वो हमारे पावर फैक्टर को अफेक्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है? इसको भी अच्छे से याद रखना। ओके, अभी अगर तुमको पी एवरेज मैक्सिमम चाहिए, इफ पी एवरेज को मैक्सिमम बनाना है, इट्स वेरी ऑब्वियस राइट, तो हम ये कह सकते हैं कि cos फाई को 1 बनाना पड़ेगा या फाई को हमको क्या बनाना पड़ेगा, 0 डिग्री बनाना पड़ेगा। 0 डिग्री का मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय 0 डिग्री? 0 डिग्री का मतलब है कि देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रहा है? तो अभी अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ऐसा एक सर्किट है जो कि मोस्टली इंडक्टिव है, जस्ट सुनो कहानी है, मैं ऐसा कहानी बता रहा हूँ कि ऐसा इमेजिन करो कि हमारे पास जो सर्किट है वो मोस्टली इंडक्टिव है। इंडक्टिव का मतलब क्या है कि एक्सेल जो है वो डोमिनेट कर रहा है, एक्सेल डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। नाउ इन दिस केस अभी अगर मुझे पी एवरेज बढ़ाना है, ऑब्वियसली फाई तो 0 डिग्री नहीं होगा, अगर पी एवरेज बढ़ाना है तो एक्सएल जो है या जो नेट इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट है उसको घटाना पड़ेगा, बिकॉज फाई इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब क्या है? फाई इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब है कि एक्सएल और एक्सी बेसिकली एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा, राइट? बिकॉज फाई 0 डिग्री का मतलब देयर इज नो फेज डिफरेंस, और कब इस एलसीआर सर्किट में कोई फेज डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा? जब यहाँ का एक्सएल और एक्सी क्या कर देगा? कंप्लीटली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तब सिर्फ रेजिस्टेंस बचेगा। जो अप्लाइड ईएमएफ है उसको सिर्फ रेजिस्टेंस के ऑपोजिशन को ओवरकम करना पड़ेगा, एंड अंडर दिस सिनेरियो जो अप्लाइड वोल्टेज और करंट इन दोनों के बीच कोई फेज डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फाई को अगर हमको 0 डिग्री बनाना है और हमारे पास एक सिचुएशन है जहाँ पर एक्सएल डोमिनेट कर रहा है, तो अगर हमको 0 डिग्री बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक्सी को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, और एक्सी का वैल्यू कितना होता है? एक्सी का वैल्यू होता है 1/ओमेगा-c, मतलब सी को डिक्रीज करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? और सी को डिक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे? विल कनेक्ट कैपेसिटर्स इन सीरीज, हम सीरीज में और कैपेसिटर्स बढ़ाते जाएंगे सर्किट में, बिकॉज हमको पता है कि अगर हम कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज करता जाएगा। सी का वैल्यू अगर डिक्रीज करेगा, एक्सी का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज करना चालू करेगा, और जो फाई का वैल्यू है दैट विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स 0, कॉस फाई का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज करना चालू करेगा। बात समझ में आया? कॉस फंक्शन है भाई, फाई का वैल्यू अगर डिक्रीज करेगा, कॉस का वैल्यू क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। 0 में 1 होता है, 90 में कॉस 90 में 0 होता है, तो बात को समझो, अगर फाई का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो कॉस का वैल्यू क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो फाई के वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, एक्सएल और एक्सी में बराबरी लाना पड़ेगा। एक्सएल अगर ज्यादा है तो यहाँ पर एक्सी को हमको ज्यादा करने के लिए कैपेसिटर्स को सीरीज में बढ़ाना पड़ेगा ताकि उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस घट जाए, डिक्रीज करे, और एक्सी का वैल्यू क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। कुछ फील आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? फाइन, इसको लिख के रखो, इसके आगे भी और एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। इस डिस्कशन को हम यहाँ पर कंक्लूड करेंगे। आगे जाके हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट है या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, ऐसे सिनेरियो में पावर कंजम्पशन क्या है। ठीक है, ओके। अभी एक बार एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में पावर एवरेज का, पी एवरेज का क्या एक्सप्रेशन आएगा उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में, नाउ फॉर ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, एक बात बताओ, एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में हमको बहुत पहले से ही पता है कि करंट एंड वोल्टेज के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। और पी एवरेज का जो फॉर्मूला था वो क्या था? वी आर एम एस आई आर एम एस cos phi, and as because phi is 0 degree, cos phi in this case will be equal to 1, and P average का expression आ जाएगा VRMS into IRMS. This is the expression for P average. दिख रहा है तुमको? देखो ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज अगर एक डीसी सर्किट होता, डीसी सर्किट में जो पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला है वो VI है, राइट? P equal to VI in case of a DC circuit. एंड देखो अगर हमने AC सर्किट में हमने जो RMS का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, देखो दिस इज मेड आवर लाइफ सो सिंपल, एज बिकॉज हमने यहाँ पर RMS का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, और जो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं दिस इज ऑलमोस्ट वेरी मच सिमिलर टू द एक्सप्रेशंस दैट वी गेट इन केस ऑफ ए डीसी सर्किट। बात समझ में आ रहा है? सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ RMS करंट, RMS वोल्टेज, एक्सप्रेशंस को RMS में एक्सप्रेस करने का ये इंपॉर्टेंस है। फॉर्मूलास आर वेरी सिमिलर एज कंपेयर टू डीसी सर्किट, ठीक है। सो दिस इज द केस ऑफ कंजम्पशन ऑफ पावर इन ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, जहाँ पर
सिर्फ रजिस्टर प्रेजेंट है और वो क्या करेगा, जनरेटर जो एनर्जी सप्लाई करेगा उसको थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करके रिलीज कर देगा। अभी हम आगे ये देखेंगे कि यही चीज़ अगर हम एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में देखें तो क्या हो। ठीक है, ओके, इसको कॉपी कर लो, मिटा रहा हूँ। So let us see what will happen if we have a purely inductive circuit. पहले हम इसको मैथमेटिकली एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली एक बार समझ लेते हैं। तो P एवरेज का फॉर्मूला क्या है, कमन टेल मी। P average in this case, P average in this case is V RMS I RMS cos phi, राइट। और यहाँ पर हमको पता है कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में कितने का फेज डिफरेंस होता है, 90 का फेज डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर अगर मैंने 90 डिग्री पुट कर दिया तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दैट मीन्स एक इंडक्टिव सर्किट कभी भी पावर कंज्यूम नहीं करता, एब्जॉर्व नहीं करता। कंप्लीट एक फुल साइकिल में अगर मैं एक इंडक्टर का टोटल पावर कंजम्पशन देखूँ वो 0 आएगा। ना ये कैसे हो गया, हाउ डज दिस हैपन, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने यहाँ पर एक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस करंट को देख रहा हूँ, इस करंट के रेस्पेक्ट में ये पूरा कहानी बताएंगे। दिस इज द ऑल्टरनेटिंग करंट विच इज़ फ्लोइंग, और इस करंट के रेस्पेक्ट में मैं तुमको ये कहानी बताऊंगा कि ये इंडक्टर का टोटल एवरेज पावर कंजम्पशन एक फुल साइकिल में 0 क्यों आ रहा है। ध्यान से देखना, हमको पता है कि हमने एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगाया है तो एक करंट भी ऑल्टरनेटिंग होगा। तो इस पूरे करंट के वेरिएशन को हमने 4 पार्ट्स में तोड़ा है। देखो 0 to 1 जब करंट ग्रो कर रहा है, 1 to 2 जब करंट फॉल कर रहा है, 2 to 3 जब करंट नेगेटिव सेंस में ग्रो कर रहा है, मतलब करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो चुका है और उल्टे डायरेक्शन में वो इंक्रीज कर रहा है। एंड फ्रॉम 3 to 4 जहाँ पर करंट फिर से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। नाउ आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड, टू रिमेंबर कि इंडक्टर बेसिकली कैसे फंक्शन करता है। इंडक्टर कब एक्टिव होता है, इंडक्टर तब एक्टिव होता है जब करंट वैरी करता है, और वो बिहेव कैसे करता है, दैट इज समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये हमारा इंडक्टर है। एंड लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द ग्राफ, दैट इज 0 to 1। हमको पता है इन दिस केस, अगर तुम इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे, यहाँ पर करंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सो इन दिस केस आई कैन से, इस केस में करंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, मैं इस डायग्राम में मैं अपना एक सिंपल डायग्राम बनाऊंगा जिससे तुमको समझना बहुत आसान होगा। तो ये इंडक्टर है, उसके थ्रू जो करंट है वो टाइम के साथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर टाइम के साथ करंट इंक्रीज करेगा तो इंडक्टर के अंदर एक बैक ईएमएफ डेवलप होता है। वो चमका, कुछ याद आया, और ये बैक ईएमएफ क्या करेगा, इस इंक्रीजिंग करंट को अपोज करेगा। एंड बेसिकली दिस विल बिहेव लाइक ए बैटरी, समथिंग लाइक दिस, ऐसा बिहेव कर रहा है। ये तो मैंने पहले भी बताया था, बैक ईएमएफ इस इनकमिंग करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अगर ये इंडक्टर ऐसा एक बैटरी जैसा बिहेव करता है तो ध्यान से देखो, यहाँ पर करंट इस बैटरी को क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। द बैटरी इज रिसीविंग द करंट। सो दिस इज ए केस ऑफ व्हाट, दिस इज ए केस ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बैटरी, राइट, चार्जिंग ऑफ ए बैटरी। देखो ऐसा कंफ्यूज मत होना, ये बैटरी नहीं है, ये बस सोचने का एक तरीका है कि इंडक्टर के अंदर अभी क्या हो रहा है, एनर्जी स्टोर हो रहा है। तो इंडक्टर के पास जो एनर्जी आया, कहाँ से आया, एज आई ऑलरेडी सेड, ये एनर्जी किसने सप्लाई किया है, वो जो इसी जनरेटर है उसने सप्लाई किया। तो ये जो एनर्जी सोर्स से आ रहा है वो एनर्जी अभी इंडक्टर के अंदर स्टोर हो रहा है। तो दिस इज फॉर द सेक्शन 0 to 1। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम देखते हैं 1 to 2। इस रीजन में करंट जब फॉल करता है 1 to 2, ध्यान से देखो करंट अभी क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, करंट इज डिक्रीजिंग। तो ये अगर हमारा इंडक्टर है और इसके थ्रू ये जो करंट आई फ्लो कर रहा है, ये अगर टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, इंडक्टर विल नाउ टू try to oppose the decreasing current and it would like to send current along the same direction। तो ऐसा बिहेव करेगा, इस तरीके से अपना पोलैरिटी बनाएगा। एंड ध्यान से देखो यहाँ पर करंट का एंड बैटरी के पोलैरिटी को अगर मैं देखूं, यहाँ पर ये जो बैटरी है, ये जो बैक ईएमएफ है, ये करंट अभी सप्लाई कर रहा है। सो दिस इज ए केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ ए बैटरी। देखो ये सब चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी है, मैंने इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर में भी बताया था कि सो इम्पॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। मतलब अभी क्या कर रहा है, ये जो इंडक्टर है इसने अपने अंदर जो एनर्जी स्टोर किया था ना, वो एनर्जी फिर से वो क्या कर रहा है, रिटर्न बैक कर दे रहा है सोर्स को। 0 to 1 वाले सेक्शन में उसने क्या किया, एनर्जी स्टोर किया, इंडक्टर ने अपने अंदर एनर्जी स्टोर किया। एंड 1 to 2 वाले सेक्शन में इंडक्टर ने जो एनर्जी स्टोर किया था वो फिर से क्या कर देता है, रिटर्न बैक कर देता है। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स देखो आधा साइकिल कंप्लीट हुआ, 0 से लेकर T/2 तक। पावर कंजम्पशन कितना आ गया, 0। अभी देखो नेक्स्ट T/2 से लेकर T तक यही कहानी है, सिर्फ करंट का डायरेक्शन क्या हो चुका है, रिवर्स हो चुका है। 2 से लेकर 3 तक करंट इंक्रीज कर रहा है, 3 से लेकर 4 तक करंट फिर से डिक्रीज कर रहा है। बात को समझो, इज दैट क्लियर? मैंने इसके लिए एक अलग सा डायग्राम भी बना के रखा है, वहीं दिखाता हूँ तुमको। फिलहाल पॉज करके लिख के रखो, मिटा रहा हूँ। हाँ, मैं इस केस के बारे में कह रहा था, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस केस।
यहाँ पर हमने क्या माना, यहाँ पर हमने ऐसा मान लिया कि 2 to 3, 3 to 4, देखो ध्यान से, यहाँ पर करंट फिर से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो बैटरी क्या, ये जो इंडक्टर वो एनर्जी स्टोर करेगा, राइट, 2 to 3 वाले रीजन में, एंड 3 to 4 वाले रीजन में करंट डिक्रीज कर रहा है। तो 2 to 3 वाले सेक्शन में उस इंडक्टर ने जितना एनर्जी स्टोर किया था अपने अंदर, जब करंट फिर से डिक्रीज करना चालू करेगा, उस एनर्जी को फिर से क्या कर देगा, रिटर्न सप्लाई कर देगा। तो ध्यान से देखो, मैं फिर से लिखता हूँ, 0 से लेके यहाँ पर मैं T/4 दे सकता हूँ। यहाँ पर जब करंट इंक्रीज करता है वो क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। फिर T/4 से लेके T/2 तक ये जो इंडक्टर है, जब करंट फॉल करता है, इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है फिर से T/2 से लेके 3T/4 तक ये क्या करता है, वो करंट इंक्रीज कर रहा है, तो ये फिर से क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और जितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा 3T/4 से लेकर T तक, इस टाइम में जब करंट डिक्रीज कर रहा है, उतना ही एनर्जी वो क्या कर देगा, फिर से रिलीज कर देगा। इज दैट क्लियर? तो देखो फुल साइकिल में टोटल एनर्जी कंजम्पशन बाय द इंडक्टर क्या आएगा, 0 ही आएगा। दैट इज द रीजन पी एवरेज का वैल्यू क्या आ रहा था, पी एवरेज इन केस ऑफ इंडक्टर 0 आ रहा था। ठीक है, समझ में आया? चलो लिख लो, आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे कैपेसिटर का कहानी। नाउ विल सी द स्टोरी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर भी ऐसा ही कुछ है, बिकॉज वी ऑल नो कि अगर मैं पी एवरेज का फॉर्मूला लिखूं, वो क्या होगा, दैट इज VRMS, है ना, IRMS, एंड वी ऑल नो कि इन केस ऑफ ए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, करंट एंड वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री। तो ये कितना होगा, दिस इज cos 90 डिग्री, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो टोटल पावर एवरेज कंजम्पशन 0 हो जाएगा। क्यों 0 है, ये समझना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखो, हम पहले नॉट 0 to 1 वाले टाइम को देखते हैं। देखो इनिशियली क्या है, कैपेसिटर है, वी ऑल नो कि इनिशियली कैपेसिटर फुल्ली खाली होता है, राइट। दैट मीन्स इनिशियली करंट मैक्सिमम होगा और धीरे धीरे करंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इस पूरे रीजन में करंट का साइन पॉजिटिव है, मैंने यहाँ पर दिखाया। नाउ इन दिस केस लेट अस से पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब है कि करंट किस तरह फ्लो कर रहा है, करंट फ्रॉम B to A फ्लो कर रहा है, करंट ऐसा फ्लो कर रहा है। करंट अगर ऐसा फ्लो करेगा तो 0 से लेकर 1, ये जो टाइम है 0 से लेकर, मैं यहाँ पर लिख के रखता हूँ T/4 टाइम तक, क्या होता है, करंट इस तरफ फ्लो करता है। करंट अगर इस तरफ फ्लो करेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का डिपोजिशन होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का डिपोजिशन होगा। बात समझ में आ रहा है? एंड एज चार्ज गेट्स स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, वी हैव बीन लर्निंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जैसे जैसे यू नो कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता जाएगा, उसका जो एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी है, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रहा है वो भी क्या करता जाएगा, वो भी इंक्रीज करता जाएगा। समझ में आया? तो 0 से लेके 1 तक कैपेसिटर में एनर्जी क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। बात को समझो, राइट, बिकॉज चार्जेस, द अमाउंट ऑफ चार्जेस ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स आर इंक्रीजिंग। उसके बाद देखो T/4 से लेके T/2 तक, इस केस में क्या हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, करंट नेगेटिव हो गया। करंट नेगेटिव होने का मतलब क्या है, करंट नेगेटिव होने का मतलब है पहले करंट B to A फ्लो कर रहा था, अभी करंट A to B फ्लो करेगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अभी खुद सोच के देखो, इनिशियल अगर कैपेसिटर प्लेट का ऐसा कंडीशन है और करंट अभी A to B अगर फ्लो करेगा, A to B, तो पॉजिटिव चार्ज आके बी वाले प्लेट में जो नेगेटिव चार्ज है उसके साथ जाके मिल रहा है। दैट मींस दिस इज ए केस ऑफ व्हाट, डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज निकलेगा और यहाँ जाके इस प्लेट में पहुंचेगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। देखो द अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो डिक्रीज कर रहा है, दैट मींस एनर्जी भी क्या कर रहा है, एनर्जी भी डिक्रीज कर रहा है। चार्ज डिक्रीज करेगा तो एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी या एनर्जी स्टोर्ड वो भी क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। बात को समझो। तो फर्स्ट हाफ में कैपेसिटर ने सोर्स एनर्जी लिया था और T/4 से लेकर T/2 टाइम तक करंट का डायरेक्शन जब रिवर्स हो जाता है तो कैपेसिटर फिर से उस एनर्जी को सोर्स को रिटर्न सप्लाई कर देता है। तो ये क्या हो जाता है, ये स्टोर करता है और यहाँ पर एनर्जी को फिर से क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। बात समझ में आया? तो देखो 0 से लेकर T/2 तक अगर मैं तुमको पूछूं कि व्हाट इज द एवरेज पावर कंजम्पशन T/2 तक, 0 से लेकर T/2 तक, वो भी 0 आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? ओके फाइन। अभी आगे बढ़ते हैं, लिखना है तो लिख लो, आगे बढ़ते हैं। ओके नाउ इस केस में देखते हैं। देखो लेट अस नाउ टॉक अबाउट द सिनेरियो फ्रॉम 2 to 3 एंड 3 to 4। 2 to 3 वाला देखो यहाँ पर करंट नेगेटिव है, ये तो बता ही चुका था 0, दिस वाज T/4 का कहानी। यहाँ पर T/2 तक का कहानी, ये हो जाएगा 3/3 T/4 तक का कहानी। तो ध्यान से देखो, इनिशियली यहाँ पर करंट का डायरेक्शन थोड़ा गड़बड़ दिया है, इसको ठीक कर देता हूँ। ये एक्चुअली तुम्हारे NCERT का ही डायग्राम है, वहाँ पर एरो साइंस गलत दिया है। तो T/2 से लेकर 3/4 टाइम देखो, अभी भी करंट क्या है, नेगेटिव है।
अभी भी करंट अगर नेगेटिव है दैट मीन्स आई विल स्टिल कंटिन्यू टू मूव फ्रॉम ए टू बी, मतलब इसके पिछले वाले फिगर में क्या हो चुका था, न्यूट्रलाइज हो चुका था, समझना कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुका था, और करंट जो है वो अभी भी इसी तरफ फ्लो कर रहा है, अपना मोशन कंटिन्यू कर रहा है नेगेटिव। इसका मतलब है एक बार न्यूट्रलाइज हो चुका है, न्यूट्रलाइज होने के बाद और भी करंट अगर इसी तरह फ्लो करता जाएगा तो यहाँ से करंट निकलने का मतलब है कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकल जा रहा है। सो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी द डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज हियर, और यहाँ पर करंट जाके अगर इस प्लेट में आके खत्म होता तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा होगा। बात समझ में आ रहा है? सो नाउ द कैपेसिटर इज गेटिंग चार्ज इन द ऑपोजिट मैनर, बट चार्ज होने से मतलब है यार, यहाँ पर देखो कैपेसिटर चार्ज हो ही जा रहे हैं, द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज इंक्रीजिंग। तो इस हाफ में मैं बोलूँगा कि कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर रहा है, even though it is getting charged in the opposite sense, that is not important. What is important is that in this case the capacitor is storing energy. बात समझ में आया? एंड 3t/4 से लेके जब मैं t तक बात करूंगा, यहाँ पर करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया। पहले करंट a to b फ्लो कर रहा था, अभी किधर फ्लो करेगा, फ्रॉम b to a, इस तरफ फ्लो करेगा। बात समझ में आ रहा है? सो करंट इज फ्लोइंग अलोंग दिस डायरेक्शन। देखो अभी फुल्ली चार्ज हो चुका था, प्रीवियस वाले केस में फुल्ली चार्ज हो चुका था, अभी जब करंट पॉजिटिव हो गया, जब करंट B to A फ्लो करेगा तो फिर से क्या होगा, फिर से वही डिस्चार्जिंग वाला प्रोसेस चालू हो जाएगा। यहाँ से करंट निकलेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा और रिटर्न जाके इस प्लेट में आएगा जहाँ पर नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। मतलब यहाँ पर कैपेसिटर में जो चार्ज है वो डिक्रीज कर रहा है, इसमें जो स्टोर्ड एनर्जी है वो भी डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो स्टोर्ड एनर्जी है इज अगेन सप्लाइड बैक टू दी सोर्स। तो यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो हो गया ये कहानी। देखो ये सेकंड वाला हाफ साइकिल में भी फर्स्ट में उसने t/2 से लेकर 3t/4 तक 3t/4 तक वो एनर्जी क्या कर रहा था, स्टोर कर रहा था, और 3t/4 से लेकर t तक उसने वो स्टोर्ड एनर्जी को फिर से रिटर्न सोर्स को सप्लाई कर दिया। एंड दैट इज द रीजन द एवरेज पावर कंजम्पशन इन a purely capacitive circuit comes out to be zero. Is that clear? I hope you have enjoyed this video. This brings us to the end of this episode. I hope you have enjoyed this. Please feel free to comment if you have any doubt. I will be very happy to help you out. Thank you. Bye. Take care.